अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने जो है वो बिज़नेस प्लान देखा था कि बिज़नेस प्लान की डेफिनेशन क्या है, बिज़नेस प्लान कौन राइट करता है और बिज़नेस प्लान को किस तरह से राइट करते हैं। तो हम बिज़नेस प्लान को कंटिन्यू करेंगे कि उसको राइट कैसे करते हैं। तो अब जो पॉइंट है हमारे पास होता है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्शन प्लान के अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या मुराद है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़र्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप फर्नीचर को जो बनाएंगे तो उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो बनाने से लेके रॉ मटेरियल से लेके उसके बनाने तक जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आएगी। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपने कोई प्लांट यानी कि उसकी कोई फैक्ट्री जो है वो फर्नीचर बनाने की फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस्टेब्लिश करनी है, तो आप उसका प्लांट साइज़ को भी देखेंगे। उसके लिए जो है वो आपको जो लैंड रिक्वायर्ड होगी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, आप उसको देखेंगे कि आपने जो ज़मीन लेनी है या जो फैक्ट्री लेनी है उसको आप लीज़ पे लेंगे या फिर आप उसको जो है वो परचेज़ करेंगे या फिर उसको आप रेंट आउट करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास आती है कि रॉ मटेरियल सप्लायर। अब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी एग्ज़ाम्पल को ले लें कि आपने फ़र्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको अपना फ़र्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका सप्लायर जो है, जो लकड़ी आपको प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा। ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्शन प्लान के अंदर जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन प्लान के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं फ़्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर, यानी कि हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसने मैन्युफैक्चरिंग से जब निकलना है तो निकल के उसने कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देना है और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कस्टमर को देना है। ये हम अपने ऑपरेशन प्लान के अंदर देखते हैं। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि प्रोडक्ट शिपमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वर्ल्ड वाइड बिज़नेस है तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ द कंट्री कैसे जाएगी, उसकी शिपमेंट कैसे होगी। आया क्या आप बाय प्लेन या फिर आप कह लें कि बाय जो है वो बहरी जहाज़ या फिर किसी और चीज़ के थ्रू जो है वो शिपमेंट कैसे करेंगे। और तीसरे नंबर पे एरिया सप्लाई का जो है वो एक एस्पेक्ट आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनाई है तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि आपने किस इस एरिया के अंदर जो है या किस टारगेट मार्केट के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशन प्लान के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के अंदर हम क्या देखते हैं, मार्केटिंग प्लान के अंदर हम देखते हैं कि हाउ टू एडवर्टाइज़ और प्रमोट द प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि हम मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी जो प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट के रिलेटेड है वो कौन सी चल रही है या कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। एक चीज़ ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमने कस्टमर को जो है अपनी प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन या प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो कैसे समझाना है, तो ये भी हमारा मार्केटिंग प्लान के अंदर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि प्राइस कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट की प्राइस के साथ कंपेयर करके दिखाना है कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है तो उसको किस तरह से दिखाना है। ये सारी चीज़ें हम अपने मार्केट प्लान के अंदर देखते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, कैसे एडवर्टाइज़ करना है, कैसे उसको कस्टमर को डेमोस्ट्रेट करना है और कैसे उसकी प्राइसिंग करनी है या उसकी प्राइस का कंपैरिजन करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर हम अपने जो कंपनी है या जो बिज़नेस है उसकी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप को डिफ़ाइन करते हैं। ऑनरशिप का क्या मतलब है कि कौन जो है वो हमारा ऑनर होगा और किस तरह की उसकी ऑनरशिप होगी। अब 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होती हैं। सबसे पहले होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे अकेले बंदे ने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आएगा। और उसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने जो है हम दोनों ने मिलके एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ये पार्टनरशिप के अंदर आ जाएगा कि हम दोनों ने जो है वो बिज़नेस को वो जो है वो स्टार्ट किया है, यानी आधा मुनाफा उसको जाएगा बिज़नेस का, अगर लॉस होता है तो आधा लॉस वो बेयर करेगा। तो ये पार्टनरशिप के अंदर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है कॉरपोरेशन।
कॉरपोरेशन क्या होती है, कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिनिमम जो नंबर ऑफ़ स्टेक होल्डर्स होते हैं वो 7 होते हैं, कि 7 लोग जो हैं आपकी कंपनी के ओनर होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपकी कंपनी के जो हैं वो मालिक होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉरपोरेशन के अंदर आ जाती हैं। तो ये 3 तरह की जो ऑनरशिप है, इनमें से कोई एक ऑनरशिप जो है वो हमारे बिज़नेस के रिलेटेड होती है, तो हम उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर मेंशन करते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर अपने स्टाफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो है वो अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है उसको इस बात का पता चले कि कौन बंदा जो है वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब जब ऑब्वियसली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर तो लाजमी इन्वॉल्व होगा। तो हमने असेसमेंट ऑफ रिस्क का भी एक कह लें कि स्टेप जो है वो परफॉर्म करना होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कंपेटिटर रिएक्शन का क्या मतलब है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मार्केट के अंदर कोई अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपने अपने कंपेटिटर का रिएक्शन देखना है कि वो उसका रिएक्शन कैसे है। फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर ने देखा कि आपने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की है, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी प्राइस कम कर दी या फिर उसने अपनी एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा कर दी। तो ये सारी चीज़ें कंपेटिटर रिएक्शन के अंदर आ जाती हैं, जिनको आपने देखना है, ताकि आप उसके साथ अपना कंपटीशन जो है उसको जो है वो अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोडक्शन टीम रिस्क। अब प्रोडक्शन टीम रिस्क का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उसको भी हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस जो है वो रन कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉई जो है वो प्रोडक्शन टीम का मेंबर था, अगर वो भाग जाता है तो हमने उसके लिए कोई कॉन्टीजेंसी जो है वो प्लान रखा है, या उसके लिए कोई सेकेंडरी एम्प्लॉय रखा है जिसको हमने अपनी प्रोडक्शन का टास्क देना है। तो ये प्रोडक्शन का रिस्क आ सकता है इसके अंदर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क कैसे है कि हाँ, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करें, या फिर टेक्नोलॉजी को जो है वो मोनिटाइज या मॉनिटर करने के लिए या एनालाइज करने के लिए ये जो है पैरामीटर्स या एवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो डिफ़ाइन करें। तो ये भी असेसमेंट ऑफ रिस्क के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनेंशियल प्लान। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या होता है कि हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, हमने उसको मेंशन करना होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हमारे बिज़नेस के जितने भी एसेट्स होंगे, एसेट्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने या कोई बिज़नेस जो जिस बंदे ने स्टार्ट किया है उसने कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया, उसने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, या उसने कोई जो है वो लोगों को हायर किया, तो ये सारी चीज़ें उस कंपनी का या उस बिज़नेस का जो है वो एसेट कहलाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू का क्या मतलब है कि उस कंपनी ने जितनी सेल की उसका रेवेन्यू जो उसने सेल की वो उस कंपनी का रेवेन्यू होगा। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसके ऊपर जो कॉस्ट आई, आपने जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ दी, या आपने कोई अपने जो है वो डिफरेंट स्टेशनरी की कॉस्ट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर आएंगी। और उसके अलावा जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो उसमें कहता है कि रफ़ बैलेंस शीट। क्या मतलब है कि आपने एक रफ़ बैलेंस शीट जो है वो भी जो है फाइनेंशियल प्लान के अंदर जो है वो बनानी होती है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता चल सके कि फॉर एग्जांपल कैश इनफ्लो जो है वो बिज़नेस का क्या है और कैश आउटफ्लो जो है वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फाइनेंशियल प्लान के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास के अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है कि अपेंडिक्स के अंदर हमारे पास जितना भी अपने बिज़नेस प्लान के रिलेटेड सेकेंडरी डाटा होता है, जो कि हम जो है वो इसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर मेंशन करते हैं। अब अपेंडिक्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सपोर्टिंग मटेरियल होता है जो कि हमारे बिज़नेस कॉन्सेप्ट या बिज़नेस प्लान को जो है वो सपोर्ट करेगा किसी ना किसी वे के अंदर, वो सारा कुछ हम अपने अपेंडिक्स के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कोई हो सकते हैं, या फिर कोई लीज़ का क्या मतलब है कि आपने कोई रेंट की कोई प्रीवियस लीज़ जो है वो इन्वेस्टर को दिखाई कि इसका इतना रेंट जो है वो बिज़नेस का बन सकता है या इतना रेंट हो सकता है। या फिर प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड, यानी कि किसी प्रीवियस बिज़नेस के जो सेल रिकॉर्ड हैं वो भी जो हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपेंडिक्स के अंदर। दिस इज़ फॉर टुडे।
If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you very much. Allah Hafiz.